हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे कि उसमें अनेक कमियां थी जिसके सुधारने के लिए यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक है, अब उसमें कमियां क्या थी हम आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के पश्चात यानी जो मुंबई के गवर्नर है और मद्रास के गवर्नर है, दोनों ही गवर्नर को आपका बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, और ये बात वहां उसमें बताई गई थी कि दोनों अगर कुछ भी किसी देश के साथ संधि करना चाहते हैं या युद्ध करना चाहते हैं तो पहले वो गवर्नर जनरल से अनुमति लेंगे। ये बात साफ साफ बोला गया था। लेकिन उसमें एक धारा 9 थी जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि विकट परिस्थिति में यानी गवर्नर को भी यानी संधि या युद्ध करने की अनुमति प्राप्त थी। और इस धारा का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि मुंबई के जो गवर्नर है उन तत्कालीन यानी जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो देखेंगे कि भाई जो आपका मुंबई के जो गवर्नर है वो पेशवाओं के साथ अलग संधि कर लिए थे और गवर्नर जनरल जो है वो अलग संधि कर लिए थे। और ये मुद्दा पुनः चला गया था सॉल्व करने के लिए आपका इंग्लैंड। और इंग्लैंड से जब फैसला आता है यानी ब्रिटिश संसद जो फैसला आता है उसी फैसलों को मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो एक तो ये विवाद था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियों को स्पष्ट रूप से बंटवारा नहीं किया गया था। इन शक्तियों को सुधारने के लिए यानी पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। इसके साथ साथ यानी हम देख रहे हैं कि 1776 ईस्वी में जो अमेरिकी क्रांति हुई है, अमेरिकी क्रांति के पश्चात यानी जो अमेरिका पर ब्रिटिश सत्ता जो स्थापित थी वहां से इनको काफी एक तरह से बोल सकते हैं कि आय प्राप्त हो रही थी, इनकम प्राप्त हो रही थी। वो अचानक इनकम क्या हो गया है, ब्रिटिश कंपनी का समाप्त हो गया है और वो एक दूसरा ऑप्शन देख रही है, मौके की तलाश में है ब्रिटिश सरकार कि भाई हमें दूसरा कोई उपनिवेश मिल जाए। और इस मौके को वो खोना नहीं चाहती है कि भारत को हम क्या कर दें, अपने हाथ से जाने दें। ठीक है, तो वो प्रयास ये कर रही है कि भाई ब्रिटिश कंपनी जो है इस कंपनी पर जितना हो सके उतना ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व जल्द से जल्द स्थापित हो। ठीक है, और इसके लिए वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पूर्ण रूपेण आपका बोल सकते हैं कि भारत पर उनका प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ था। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते थे, जो 24 सदस्य थे, उन 24 सदस्यों का निर्वाचन जो है यानी कंपनी में निवेश करने वाले लोग ही उनका चुनाव करते थे। तो एक तरह से वो व्यक्ति वही हुए जो कंपनी के सदस्य थे। तो अब संसद को लग रहा था कि हम ऐसा कोई कानून बनाए जिससे क्या हो कि इस पर अधिक से अधिक हमारा जो कंट्रोल हो यानी कंपनी पर। और वहीं आगे चलकर हम देखेंगे कि विलियम पिट के द्वारा यानी पिट्स इंडिया एक्ट को प्रस्तावित किया जाएगा और इसके तहत राजनीतिक जो क्षेत्र है वो अलग कर दिया जाएगा और व्यापारिक क्षेत्र जो उसको अलग कर दिया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र यानी भारत में जो राजनीतिक क्षेत्र है यानी प्रशासन का जो काम है वो आपका देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया जाएगा और जो व्यापारिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक यहाँ पर नई टीम बनाया गया, एक नए संगठन बनाया गया जिसका काम था यानी भारत में एक तरह से क्या करना, आपका युद्ध को देखना, संधि को देखना और यहां से कर वसूलना यानी प्रशासनिक जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को यहां पर आप देखिएगा कि किसके द्वारा संपादित किया जाएगा। तो वो आपका होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसके सदस्यों की संख्या आपकी 6 होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके सदस्यों की संख्या आपकी 24 थी, उनके द्वारा मात्र यहां पर क्या किया जाएगा यानी कंपनी का व्यापार का कार्य ही संपादित की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ कि ये जो 6 सदस्य हैं ये डायरेक्ट आपका ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किए जा रहा है, चुने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो 6 सदस्य हैं वो आपका ब्रिटिश संसद द्वारा ही चुनकर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई संस्था हो गई जो एक तरह से बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य करेगी और जितने भी प्रशासनिक मामले हैं सबको वो अपने हाथों में ले लेगी, वहां से देखना शुरू करेगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो केवल व्यापारिक काम था वो दे दिया गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उन सभी बिंदुओं को यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा। इसका नाम हम लोग देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। तो आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 ईस्वी में आया था उस समय यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। कौन थे? विलियम पिट्स। विलियम पिट्स जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और विलियम पिट्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। इसलिए इस अधिनियम को हम
विलियम पिट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। विलियम पिट्स जो है, आप देखिएगा सबसे उस समय कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि आप देखिएगा 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में ये ब्रिटिश संसद में एमपी के रूप में चुने गए थे। ब्रिटिश सांसद ये चुन लिए गए थे 1780 ईस्वी में। ब्रिटिश सांसद के रूप में ये नियुक्त हुए थे 1780 ईस्वी में, और मात्र 3 साल 21 वर्ष के जब थे, यानी 1780 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के रूप जब चुने गए थे, इस समय इनकी उम्र जो है वो मात्र 21 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? मात्र 21 वर्ष की थी। लेकिन अब देखिएगा 24 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आते हैं, लगभग 21 और 1783, यहां पर देखिएगा 1783 ईस्वी में जब ये कितने वर्ष के हो जाते हैं? 21 और 3 यानी 24 वर्ष के होते हैं, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 24 वर्ष की अवस्था में ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 24 वर्ष की अवस्था में ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। और उस समय हम देखेंगे कि विलियम पिट्स के द्वारा, यानी गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्ति को अलग करना, और साथ में भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इन सभी मुद्दों को लेकर इनके द्वारा क्या किया जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट को प्रस्तावित किया जाएगा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट को भारत भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या क्या था। ये तो आप समझ गए कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा। विलियम पिट्स के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था, लाया गया था, इसलिए इसे क्या बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद याद रखना है 1780 ईस्वी में जो विलियम पिट्स है वो ब्रिटिश संसद में एक सांसद के रूप में नियुक्त हुए थे, और उस समय इनकी उम्र मात्र 21 वर्ष की थी। 1783 ईस्वी में इनकी उम्र 24 वर्ष हो गई, और 1784 ईस्वी में जब 24 वर्ष के हो जाते हैं, तब ये क्या बनते हैं? आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो कम उम्र के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, इन्हीं के समय 1784 ईस्वी मात्र 1 साल बाद आपका कौन सा एक्ट आ रहा है? यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है। और पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता क्या थी, ये पॉइंट को थोड़ा सा आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यानी किन किन कार्यों को करने का प्रयास किया गया, सबसे पहले ये देखें विशेषता के रूप में। तो पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं पर अगर हम प्रकाश डालें, अभी ये नहीं देखें कि उसके अंदर प्रावधान क्या थे, अभी हम ये देखें कि क्या क्या, यानी विलियम पिट्स के द्वारा इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान लागू करने का प्रयास किया गया, इनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर कि विलियम पिट्स जो है ये चाहते थे कि गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हो। ठीक है, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की शक्तियों का विभाजन जो है स्पष्ट रूप से हो। इसमें ये पिट्स इंडिया के अंतर्गत इस बात पर यानी ज्यादा बल दिया गया था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियों का क्या किया जाए? स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा था इनकी एक और प्रमुख जो विशेषता है, अगर वो देखेंगे तो विलियम पिट्स चाहते थे, विलियम पिट्स का सोच था कि भारत के प्रशासनिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाया जाए। अब अपना अधिकार बनाया जाए, इसका उद्देश्य यही था। पहला उद्देश्य कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या कर दिया? स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया। दूसरा उद्देश्य हम ये देखेंगे इनकी इस पिट्स एक्ट की विशेषता क्या या इनकी मानसा क्या थी विलियम पिट्स की, कि भाई विलियम पिट्स का ये सोच था कि भारत के प्रशासनिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए जो प्रावधान किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। और इनका उद्देश्य क्या था, तो हम देख सकते हैं कि अधिक से अधिक
अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, लाभ प्राप्त किया जाए। ये बोल सकते हैं कि विलियम पिट्स की ये क्या आपका प्रमुख रूप से सूझ था कि हम क्या करें, गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या कर दे, विभाजन कर दे, ताकि ये आपस में लड़े नहीं। दूसरा है कि भाई अपना जो है प्रभाव वहां पर क्या किया जाए, बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कारण क्या था, तो कारण ये देखेंगे कि भाई 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटरी एक्ट था, रेगुलेटरी एक्ट के तहत यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों ही जिम्मेवारी क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। तो इनका यहां पर जो प्रभुत्व है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी उनके सदस्य हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, वो सभी के सभी क्या हैं, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक है उन्हीं के द्वारा चुने गए सदस्य हैं। तो ये तो हो गया आपका, एक तरफ से बोल सकते हैं कि आपका विलियम पिट्स का जो था वो एक सोच था। अब हम देखेंगे कि इसके प्रावधान क्या थे, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या क्या काम किया गया, ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिएगा। द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया जाएगा। एक तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है द्वैध शासन क्या करती है, भारत में लागू करने का प्रयास करती है। अब किस तरह द्वैध शासन लागू होता है, इस पर थोड़ा सा आपको नजर रखना है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, द्वैध शासन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहला बिंदु जो होगा वो होगा भारत में राजनैतिक एवं व्यापारिक, इसमें देखिए भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों मामलों को, दोनों मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखती थी कि भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखती थी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, परंतु पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया गया। भारत में द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया गया। अब आप समझिएगा कि द्वैध शासन तो लागू हुआ था आपका इलाहाबाद के संधि के बाद, परंतु वहां पर था एक तरफ से कंपनी थी और एक तरफ से निजाम थे। निजामों को प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो द्वैध शासन उस समय लागू था वही द्वैध शासन अब यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में लागू होने जा रहा है। लेकिन यहां पर दोनों अंग्रेज होंगे, यहां पर कोई भारतीय शासक नहीं है, यहां पर दोनों के दोनों अंग्रेज हैं। अब वो कैसे, अब थोड़ा सा आपको याद रखना है द्वैध शासन कैसे लागू होगा। तो द्वैध शासन लागू होगा कैसे, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। एक यहां पर याद रखना है कि व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों को देखने के लिए यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। जो ये 1773 ईस्वी में चला रहा था, सेम वही था। इसमें हम देखेंगे सदस्यों की जो संख्या थी
जो पहले सदस्यों की संख्या थी, जो इसमें पहले सदस्य थे मात्र 24, अभी भी जो सदस्य होंगे यानी 24 ही सदस्य होंगे। ये जो 24 सदस्य उस समय थे, आज भी ये 24 सदस्य हैं। परंतु यहां पर द्वैध शासन कैसे लागू हुआ ये आपको देखना है। व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग संगठन बनाया गया, जिसे क्या बुलाया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 सदस्य होते थे। ये व्यापारिक मामलों को देखेगी। दूसरा आपको याद रखना है, एक संस्था का गठन किया गया जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब एक नई संस्था का यहां पर गठन हो रहा है और इसमें जो सदस्यों की संख्या होंगे, इनकी संख्या होगी 6 और इनको दिया जाएगा प्रशासनिक मामलों के कार्यों को संपादन के लिए। अब किस तरह इसको याद रखेंगे, सबसे पहले ये देख ले रहे हैं इनका काम क्या होगा। व्यापारिक मामलों के लिए क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जबकि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होगा, ये कौन सा काम करेगी, तो आपको याद रखना है कि व्यापारिक मामले जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रही है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, यहां पर प्रशासनिक के कार्यों को देखेगी, यानी प्रशासनिक मामले के कार्यों का संपादन करेगी। प्रशासनिक, याद रखना है, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए किसे गठन कर दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितने होंगे, तो इसमें जो सदस्य होंगे आपको याद रखना है, इसमें मात्र 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। ये पॉइंट नोट कर लेना है आपको, ठीक है। कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट में हम लोग देखते थे 1773 ईस्वी में, आपको याद रखना है 1773 के द्वारा जो रेगुलेटरी एक्ट था, इसके द्वारा भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रही थी। लेकिन यहां पर देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही आता है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया जाता है। किस प्रकार का शासन, तो द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें हम पहला काम देखेंगे कि व्यापारिक मामलों को देखने के लिए यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यों का त्यों बनी रहेगी, और जितने सदस्य उस समय थे वर्तमान में भी सेम सदस्य होंगे, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। जिस प्रकार का निर्वाचन पहले होता था कि कंपनी में जितने भी 1000 से अधिक पाउंड के शेयर धारक लोग थे, सभी लोग इसमें वोट देंगे और वोट देने के परिणाम स्वरूप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। सेम प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहां पर जो होगा, एक तरह से आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बदलाव हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगी, इनका काम होगा भारत में प्रशासनिक कार्यों को देखना, प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना। अब प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से वो कार्य आएंगे, तो आप यहां पर हम ये देखेंगे कि जितने भी कर वसूलने से संबंधित कार्य हैं, कर वसूलने से संबंधित कार्य, ये कौन देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। आपको याद रखना है, यानी कर वसूलना हो गया, ये कौन देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। युद्ध करना है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसी देश से संधि करना है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। युद्ध, संधि, कर वसूलना, ये सभी प्रकार के जो काम है यानी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत जितने भी कार्य आने वाले हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। लेकिन जो व्यापारिक, अब केवल कंपनी का एक ही काम क्या हो गया, एक ही काम रह गया, यानी भारत से व्यापार करना, बाकी इनका कोई अब दूसरा काम नहीं था। ये तो हो गया, द्वैध शासन लागू करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। नेक्स्ट और क्या विशेषता थी इसकी, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला विशेषता आप लोग देखिएगा कि रेगुलेटरी एक्ट में हम लोग देखे थे कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया था। और उस गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी उस समय रेगुलेटरी एक्ट में हम लोग देखे थे कि कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 थी और एक आपके हो गया गवर्नर जनरल, तो इनको लेकर हो गया 5। लेकिन उस समय हम ये भी देखे थे कि रेगुलेटरी एक्ट में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नर जनरल जो है उस समय रेगुलेटरी एक्ट के समय इनकी जो शक्ति थी वो सीमित थी। ये तभी वोट दे सकते थे जब 2-2 जो वोट है, चारों की संख्या है, गवर्नर जनरल परिषद के जो सदस्य हैं 2 एक तरफ हो गए और 2 एक तरफ हो गए, तभी इनका वोट जो है ये निर्णायक होता था। परंतु पिट्स इंडिया एक्ट में हम ये देखेंगे कि अब इनकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
और गवर्नर जनरल जो परिषद है उनकी सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी जाएगी और एक आपके हो जाएंगे गवर्नर जनरल। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे और इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे उस पॉइंट को लिखेंगे क्या कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। 3 कर दी गई, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या को घटाकर क्या कर दी गई? गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी पहले, उसको घटाकर 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि अब गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। वोट देने का अधिकार क्या हो गया? यहां पर प्राप्त हो गया। वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल क्या होता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है तो ये पूर्व से अभी क्या हो जाएंगे? अधिक शक्तिशाली होंगे। तो ये भी पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि पहले से अब गवर्नर जनरल ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ये पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूछे तो इन सभी बातों को आपको विस्तार पूर्वक लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया कि गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और जब 3 कर दी गई तो इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जब वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है तो ये स्पष्ट है कि पहले से क्या हो जाएंगे? अब जो है अधिक शक्तिशाली हो गए। एक और बात था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति गवर्नर जनरल ही नहीं, दोनों आप लिख लीजिए, गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर जनरल एवं गवर्नर दोनों की नियुक्ति जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी। यहां पर ये प्रावधान रहने दिया गया कि भाई जो गवर्नर जनरल है या गवर्नर अन्य क्षेत्र के हैं, जैसे आपके बंबई के, मद्रास के, तो गवर्नर हो गए या गवर्नर जनरल हो गए, दोनों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगी? वो आपके करेगी गवर्नर जनरल। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल हो गए या कौन? गवर्नर हो गए। दोनों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी। कौन करेगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इसमें एक और प्रावधान किया गया कि ये जो नियुक्ति करेगी, ठीक है, ये मनोनीत कर देगी फलाना व्यक्ति को हम गवर्नर बनना चाहते हैं, फलाना व्यक्ति को हम गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक ब्रिटिश क्राउन का उसमें सहमति नहीं लिया जाएगा तब तक वो व्यक्ति न तो गवर्नर बन सकता है और न ही गवर्नर जनरल बन सकता है। ये भी प्रावधान इसमें रखा गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी, परंतु इसी में जोड़ दीजिएगा, परंतु इसके लिए उसे ब्रिटिश क्राउन की सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति लेनी पड़ेगी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। चुनने का अधिकार इनको दे दिया गया, लेकिन बोला गया कि भाई किस व्यक्ति को चुन रहे हैं आपको हमें सूचित करना पड़ेगा। बताइए कौन व्यक्ति? अगर मेरा मुहर उस पर लग गया तब ठीक है, वो व्यक्ति गवर्नर होगा या उस व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाया जा
सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर की नियुक्ति हो गई, परंतु जिस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए गवर्नर परिषद का गठन किया गया था 1773 इसको रेगुलेटिंग एक्ट में, अब यहां पर भी क्या कर दिया जाएगा कि गवर्नर के लिए भी एक गवर्नर परिषद गठन किया जाएगा। और उस समय उसमें जो आपके सदस्य होंगे वो होंगे सेम, यानी तीन, जिस तरह गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 3 सदस्य का निर्वाचन किया गया था यहां पर, वैसे ही यानी गवर्नर की सहायता के लिए यानी गवर्नर परिषद बनाई जाएगी और गवर्नर परिषद के सदस्यों की संख्या भी कितनी रखी जाएगी, आपको 3 रखी जाएगी। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ये आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दें इसको। गवर्नर परिषद का गठन किया गया, और उनके सदस्यों की संख्या कितनी रखी जाएगी, तो इनके सदस्यों की संख्या भी आपको याद रखना है कि 3 रखी जाएगी। कितनी? 3। सेम प्रक्रिया रहेगा, जिस प्रकार गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल परिषद गठन किया गया था, उसमें सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इसी प्रकार यानी मुंबई और मद्रास दोनों क्षेत्रों में 2 गवर्नर है और उनकी सहायता के लिए भी क्या कर दिया जाएगा, यहां पर गवर्नर परिषद का गठन किया जाएगा और उनके सदस्यों की संख्या भी 3 निश्चित की जाएगी। और आपका एक जो होगा वो गवर्नर होगा, और वहां पे भी जो काम होंगे उन क्षेत्रों में जो आंतरिक कार्य होगा उनमें भी आपको बहुमत हासिल करना होगा और बहुमत के आधार पर भी आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे और इसके प्रावधान क्या थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों की नियुक्ति कौन करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक और प्रावधान इसमें लिखा गया था कि नियुक्ति तो वो कर सकती है, वो भी क्राउन के अनुमति से, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी इनको पद से पदच्युत करना होगा या इनको वापस बुलाना होगा तो वो काम जो है केवल ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश संसद ही क्या करेगी, इसका निर्णय लेगी, न कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का जो अधिकार है, केवल ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नियुक्ति तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के सहयोग से कर रही है, लेकिन हटाने का काम जो है या वापस बुलाने का काम जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नहीं होगा। ये कौन करेगी, तो ये आपके ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। केवल ब्रिटिश क्राउन, यहां पर लिख दिया ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। ठीक है, ये अगला प्रावधान था। नेक्स्ट हम लोग प्रावधान याद रखेंगे, इनके द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, इनके जो सदस्य हैं, 6 के 6 जो सदस्य हैं, इनका वेतन जो है, इनका वेतन वो ब्रिटिश भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, कि जो सदस्य है 6 सदस्य, क्योंकि इनका वेतन, ये बड़े अधिकारी है ना, और बड़े अधिकारी हैं तो इनका वेतन भी अधिक होगा। हम लोग देखे थे कि केवल जो न्यायाधीश थे उनका वेतन 8,000 पाउंड था लगभग, और जो अन्य सहयोगी जो न्यायाधीश होते थे उनका 6,000 वेतन था। तो इनका तो अधिक वेतन और अधिक होगा। तो इनके वेतन का प्रबंधन किया गया, वो बोला गया कि भाई इनका वेतन जो है वो कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से ये दिया जाएगा। आप सोचिए, काम कर रहे हैं ब्रिटिश के लिए, आए हैं ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से, और वेतन कहां से प्राप्त करेंगे, वेतन प्राप्त करेंगे आपका भारतीय राजस्व से। ठीक है, यह भी प्रावधान इसमें दिया गया था। साथ में आपको याद रखना है कि पहली बार यानी भारत को पिट्स इंडिया एक्ट में
भारत को पहली बार ब्रिटिश उपनिवेश बताया गया। ब्रिटिश उपनिवेश बताया गया। ये भी पॉइंट आता है, ब्रिटिश उपनिवेश। ठीक है, अगर पूछे कि किस एक्ट में बोला गया कि भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश है, तो आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में बताया गया कि भारत यानी ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र हैं, जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र है उसको क्या बताया गया, ब्रिटिश उपनिवेश की दर्जा जो है वो भारत को दी गई। ये पॉइंट आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, ये तो सारे हो गए क्या इसका प्रावधान कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति को छीन लिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जगह पे यहां क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई और इनका जो वेतन हो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसके बाद अन्य बहुत सारे आपका इसमें हम लोग देखते हैं गवर्नर परिषद का गठन किया गया और ये गवर्नर परिषद जो है इनकी संख्या क्या 3 है। गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया और उनके सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितने कर दी गई, 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों की नियुक्ति जो है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी, परंतु हटाने का अधिकार इनको नहीं होगा, बुलाने का अधिकार, इंग्लैंड वापस बुलाने का अधिकार इनको नहीं होगा। ये सभी के सभी प्रावधान जो है किसमें दिया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में। यही आपके महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे भाई इसकी कमियां क्या थी। कमी पर हम प्रकाश डालेंगे कि आगे कमियां क्या थी। बहुत सारी ऐसी कमियां थी आपकी पिट्स इंडिया एक्ट में। जिस काम के लिए आई थी ये पूर्ण रूप से उस पर खरा नहीं उतर पाई। इनका काम था कि भाई हम क्या करें, गवर्नर और गवर्नर जनरल के सचिव का स्पष्ट बंटवारा करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच शक्तियों का भी विभाजन हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया। अब इसमें याद रखना है कमियां, पिट्स इंडिया एक्ट की क्या कमियां क्या थी, कमियां, तो इन कमियों को नोट कीजिएगा। पहला कमी क्या होगा, पहला कमी हम ये देखेंगे कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्यों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया। स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ये काम कर रही थी तो उसे पता था कि सभी कार्य हम ही को देखना है, व्यापारिक काम भी हम ही देखेंगे, प्रशासनिक काम भी हम ही देखेंगे, तो उस समय ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यहां पर एक तरह से द्वैध शासन लाने का प्रयास किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये आपका प्रशासनिक कार्य करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब व्यापारिक काम करेगी, तो कौन सा कार्य व्यापारिक होगा, कौन सा कार्य प्रशासनिक होगा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपस में लड़ पड़ रहे थे। ये पॉइंट आपको रखना है। पहला आपका बोल सकते हैं कमी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्यों को स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया था, पहला इसका कमी था। दूसरा कमी देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ रहा था, अब 2 स्वामियों को खुश करना होता था। यानी गवर्नर जनरल जो काम करेंगे वो दोनों को देखते हुए काम करेंगे। गवर्नर जनरल को 2 स्वामियों को खुश करना है। गवर्नर जनरल को 2 स्वामियों क्या करना है, 2 स्वामियों के खुशी के लिए कार्य करना है, एक तरफा काम नहीं कर सकते थे। इधर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यहां पर क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहां पे 2 स्वामी हैं, अब दोनों स्वामियों के लिए अलग अलग काम करना पड़ता था। जैसे
किनको प्रॉब्लम हो रही थी? गवर्नर जनरल को समस्या उत्पन्न हो रही थी। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, इनके अधिकारों को कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्योंकि आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया था। पहले हम जानते थे कि पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी लगभग पूरे बंगाल पर, यानी बंगाल के मामले को कौन देखेगी? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनके अधिकार को कम कर दिया गया और इसे केवल ब्रिटिशस, क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश लोगों तक ही सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। ये भी एक कमी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ कमियां हो गई। पिट्स इंडिया की कुछ विशेषता हमने देख लिए, और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया गया था, इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।